हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो फर्टिलाइज़र्स के बारे में। बच्चों, बायो फर्टिलाइज़र्स है क्या? ड्यू टू यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, यानी कि जो बच्चों एग्रीकल्चर होता है तो प्लांट में हम जो कंपोस्ट यूज़ करते हैं बच्चों, वो दो टाइप का कंपोस्ट हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक है होता है बच्चों बायो फर्टिलाइज़र्स और एक है केमिकल फर्टिलाइज़र्स। इसको हम जैविक भी बोल सकते हैं। तो बच्चों, ये जो कंपोस्ट होता है बच्चों, तो ये बायो फर्टिलाइज़र्स नेचुरली प्लांट वगैरह से बना होता है। ये जो भी सीवेज होता है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका यूज़ करके भी हम बनाते हैं। उसके अलावा केमिकल में केमिकल्स का यूज़ किया जाता है बच्चों। नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन एबिलिटीज़ ऑफ द प्लांट आर इम्प्रूव्ड। तो बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, आपको पता है बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं, तो प्लांट्स में से इस तरह से रूट्स होते हैं नीचे, और इसमें छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं जिसे हम रोटो नोडल्स कह सकते हैं। मोस्टली राइजोबियम प्लांट्स में भी ये रहते हैं। इनका काम होता है बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, ओके, एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन, फॉस्फेट को सॉल्युबल करना। तो बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करके हम प्लांट के नाइट्रोजन फिक्सेशन के और फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन की एबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बढ़ा सकते हैं। नाउ मेनली द बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबीना, प्लांट्स लाइक अजोला आर यूज्ड फॉर बायो फर्टिलाइज़र्स। तो बायो फर्टिलाइज़र्स में क्या होता है बच्चों, जो कंपोस्ट होती है, कंपोस्ट के बजाय हम कई बार बैक्टीरिया का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, एजिटोबैक्टर है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, एजोला है। और इनका सबका काम होता है बच्चों एक ही, वो है NF यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है बच्चों? NF यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये प्लांट्स में। उसके बाद इन द लास्ट ईयर वी हैव स्टडी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि 9th क्लास में टिश्यू कल्चर का एक पॉइंट था, और जब मैं 9th का चैप्टर पढ़ाऊँगी तो वो उसके अंदर मैं टिश्यू कल्चर को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन ओवरऑल टेक्निक उसमें एक्सप्लेन की जाएगी, तो एक बार 9th का चैप्टर भी आप देख सकते हैं। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्लांट हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू टिश्यू कल्चर। बिसाइड्स दिस कैरेक्टर इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि किसी भी प्लांट की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव किया गया किसके थ्रू बच्चों? टिश्यू कल्चर को। और फिर ये इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर ट्रांसफ़र होती गई। तो ये था बच्चों यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स के बारे में बताया गया है बच्चों। टू मेन मेथड्स एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आर यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में ये सबसे पहली बात तो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है बच्चों? तो सबसे पहले तो एनिमल हस्बेंड्री इसलिए होता है टू इम्प्रूव द बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। यानी कि जैसे कि आपके पास कॉ है, ठीक है, या फिर गोट है, तो हम इनसे क्या लेते हैं बच्चों? मांस लेते हैं, मिल्क लेते हैं। तो मांस और मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री का यूज़ किया जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए एनिमल्स की इल्डिंग यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, न्यू गैमेट्स, जो न्यू एनिमल्स फॉर्म होते हैं, उनका क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये 2 मेथड से होता है बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से यानी कि इंसेमिनेट करना, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यानी कि मेल और फीमेल का जो जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, उसी एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करके न्यू वेराइटीज़, न्यू स्पेसीज़ क्या की जाती है बच्चों? बनाई जाती है। तो हम इन एनिमल से मिल्क ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, वुल ले सकते हैं। सिमिलरली इन एनिमल्स विद द स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप्ड फॉर हार्ड वर्क। और इसी तरह से हम एनिमल्स पे और ज़्यादा हार्ड वर्क करके, उनका ख्याल रख के, अच्छे से जेनेटिक क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाकर एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी ने अपना एक मुकाम बनाया हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि सबसे जो हमारे पास कॉमन और बेसिक इशू है बच्चों, वो है डिसीज़। यानी कि जब भी ह्यूमन हेल्थ पे कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, और तो जो भी डिसीज़ हमें होता है, सबसे पहले उसको हमें डायग्नाइज़ करना होता है, और डायग्नाइज़ करने के बाद हमको
ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन, यानी जीन का रोल हमें पता चलता है ह्यूमन हेल्थ में इन डिसीज़ ऑफ पर्सन, यानी कि जो बीमार पर्सन है उसमें जीन किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये आइडेंटिफिकेशन का काम बायोटेक्नोलॉजी करती है। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ अब है कि नहीं, जीन से हम ये बात समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ एक हेरिडेटरी डिसीज़ है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होता है बच्चों, ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा कुछ हार्ट डिसीजेज भी ऐसे होते हैं बच्चों जो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे कि समझो फादर को था, मदर को था, लेकिन मदर ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद एम्ब्रियो हुआ, यानी कि न्यू बेबी बॉर्न होने वाला हो, तो वो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें भी हार्ट डिसीजेस देखे जा सकते हैं। सो इसके जो सिम्टम्स होते हैं बच्चों, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज़ लाइक एड्स, डेंगू कैन बी डन विद इन अ फ्यू मिनट्स। अगर हमें एड्स या डेंगू हो जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करके हम कुछ मिनटों में ही हमारी बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। हैंस ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट, और इसकी वजह से हम जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि जल्द से जल्द हम क्या हो जाए बच्चों, ठीक हो जाए। वेरियस मेडिसिन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस, हर डिसीज़ की एक स्पेशल मेडिसिन होती है बच्चों। जैसे कि दी हार्मोन इंसुलिन इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, जैसे कि जो शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी होती है उसके लिए स्पेशली आप हमेशा इंसुलिन ही यूज़ कर सकते हैं। इंसुलिन वाज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द पैंक्रीज ऑफ हॉर्सेस, लेकिन शुरू में ये जो इंसुलिन इंजेक्ट की जाती थी या मेडिसिन तौर पर ली जाती थी बच्चों, तो ये कहाँ से आती थी बच्चों, ये आती थी हॉर्स के पैंक्रीज से, यानी कि जो हमारा पैंक्रीज यानी कि हॉर्स का जो पैंक्रीज होता है उसके पैंक्रीज से हार्मोन्स को कलेक्ट किया जाता था और इंसुलिन क्या की जाती थी इंसुलिन कलेक्ट की जाती थी और फिर ह्यूमन बीइंग को इंजेक्ट की जाती थी। फॉर दिस पर्पस ह्यूमन इंसुलिन जीन हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। तो इसी पर्पस के लिए, यानी कि इंसुलिन को बार बार कलेक्ट करने के लिए जो इंसुलिन का जीन ह्यूमन बीइंग में होता है बच्चों, उसको है कि नहीं बैक्टीरिया के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। वेरियस वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे, और इसी तरह से इसी सेम प्रोसेस से न्यू टाइप के एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन क्या किए जा सकते हैं बच्चों, बनाए जा सकते हैं। अगर मैं शॉर्टकट में आपको बोलूँ तो ह्यूमन बीइंग का जो इंसुलिन क्रिएट करने का जो जीन होता है उसको लेके किसी और जीनोम में क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया के जीनोम के थ्रू इंसर्ट करते हैं ताकि और ज़्यादा हम क्या कर सके, इंसुलिन बना सके। इसी तरह से एंटीबायोटिक्स भी है कि नहीं, और वैक्सीन भी सेम वे में हम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल BCG हो गया, या हेपेटाइटिस हो गया, या कोई भी ऐसा डिसीज़, या फिर ट्यूबरक्लोसिस का जो भी हमारे पास पैथोजन होता है उसको क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है और उसकी जीनोम की क्वालिटी के हिसाब से उसको बनाया जाता है। उसके बाद है हमारे पास देखो बच्चों, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीन इज़ द एंटीजन। वैक्सीन क्या होता है बच्चों, एंटीजन। आपने सुना होगा कि बचपन में बच्ची को BCG का टीका दिया जाता है, फिर DPT का टीका ये दिया जाता है, अलग अलग टाइप के टीके दिए जाते हैं, उसी को हम वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन का काम होता है बच्चों एंटीजन। वैक्सीन इज़ द एंटीजन कंटेनिंग मटेरियल। वैक्सीन में क्या होता है बच्चों, एंटीजन होता है। एक्वायर इधर परमानेंट और टेम्पररी इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन और डिसीज़। तो अब ये जो वैक्सीन होते हैं बच्चों क्या काम करते हैं, ये इम्यूनिटी बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या बनाते हैं बच्चों, इम्यूनिटी, या फिर जिसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। इम्यूनिटी होती क्या है बच्चों, जब भी ह्यूमन बीइंग को कोई डिसीज़ होता है, तो जैसे कि हमको बुखार आ गया, फीवर आ गया, सर्दी हो गई, तो है कि नहीं, जैसे ही हमें कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इंसर्ट होता है तो हमारी बॉडी सडनली रिएक्ट करती है, जैसे कि फीवर आ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ हमारे बॉडी में क्या हो गया है, कोई पैथोजन अटैक कर रहा है, कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर रही है। तो उस वक्त है कि नहीं हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और हमें फीवर आता है और हमें पैथोजन के बारे में पता चलता है। तो वैक्सीन का काम भी यही है। वैक्सीन इज़ द एंटीजन जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करता है अगेंस्ट द पैथोजन और अगेंस्ट द डिसीज़ बच्चों। ट्रेडिशनली वैक्सीन वेर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजन। पहले ज़माने में पैथोजन की मदद लेकर वैक्सीन्स क्या किए जाते थे बच्चों, बनाए जाते थे, यानी कि हमारे बॉडी में जो पैथोजन है उसी पे वर्क करके न्यू वैक्सीन्स बनाए जाते थे, एंटीजेंस बनाए जाते थे। कम्प्लीटली और पार्शली किल्ड पैथोजेंस वेर यूज्ड एज अ वैक्सीन, यानी कि
डिसीज़ के पैथोजन को लेकर या तो पार्शली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था या फिर टोटली किल्ड किया जाता था और उसके बाद उससे वैक्सीन्स बनाए जाते थे और फिर उसको बॉडी में इंसर्ट किया जाता था, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो पैथोजन सेम पैथोजन अगर हमारे ऊपर क्या करता है, हमें टारगेट करता है, तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो पाए। ड्यू टू दिस देयर वर चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिसीज़ इन केस ऑफ सम पर्सन्स। लेकिन उस टाइम ये भी है कि नहीं, हमारे पास डर होता था कि अगर इस पैथोजन को पार्शियली या डेड पैथोजन को भी अगर इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के थ्रू, तो हो सकता था कि डिसीज़ के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप्ड होने के बजाय पैथोजन ही अटैक कर दे या डिसीज़ हो जाए। सो हैंस अल्टरनेटिव साइंटिस्ट ट्राइड टू आर्टिफिशियल वैक्सीन्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस वजह से साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम आर्टिफिशियली वैक्सीन्स को बनाएं। फॉर दिस पर्पज साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन। यानी कि लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने क्या किया, जो पैथोजन था उसका आइसोलेटेड जीन बनाया, ठीक है, एंड एंटीजन प्रोड्यूस्ड किए, यूज्ड इट एज अ वैक्सीन, और उसको फिर वैक्सीन के जैसा यूज़ किया। द सेफर वैक्सीन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, और इस तरह से हमारे पास सेफ वैक्सीन्स डेवलप्ड हो गए बच्चों। अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं तो पहले ज़माने में पैथोजन को ट्रेडिशनली पैथोजन को कलेक्ट किया जाता था, कलेक्ट करके उसको पार्शली या टोटली डिस्ट्रॉय किया जाता था, उसके बाद पर्सन के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था, और इंजेक्ट करने के बाद उसको एज ए वैक्सीन यूज़ होता था, वो जो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। लेकिन इस सारे प्रोसीजर में जो पर्सन था स्पेसिफिक, उसे डिसीज़ होने का ज़्यादा चांसेस थे, तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इसे आर्टिफिशियल तरीके से बनाएं बच्चों, और आर्टिफिशियल तरीके से बना लैबोरेटरी में स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजन को लेकर उसके जीन को आइसोलेट करके वैक्सीन्स बनाए गए, और ये मेथड सक्सेसफुल रहा और ये बहुत ज़्यादा सेफियर भी रहा बच्चों। उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं बच्चों। देखिए अब हमारे पास है कि नहीं क्या है बच्चों, नाउ प्रोटीन्स विच एक्ट एज एंटीजीन आर इंजेक्टेड इन प्योर फॉर्म ऑफ इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग द किल्ड और सेमी किल्ड पैथोजन्स। यानी कि ट्रेडिशनली हम या तो पैथोजन को किल कर रहे थे या सेमी किल कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे पास जो एंटीजीन है वो प्रोटीन फॉर्म में होते हैं और प्योर फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन फॉर्म में भी होते हैं और प्योर फॉर्म में भी होते हैं। दिस प्रोटीन्स कीप द पर्सन अवे फ्रॉम द डिसीज़, और ये प्रोटीन का काम होता है कि वो पर्सन को स्पेसिफिक डिसीज़ से दूर रखे और उसके इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिव रखे और उसको प्रोटेक्ट करे। दस इंजेक्टिंग द एंटीजन इज सेफेस्ट वे इन वैक्सीनेशन। इसी वजह से आज एंटीजन्स और वैक्सीनेशन सेफ हो चुका है। वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर मोर थर्मोस्टेबल एंड रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यानी कि एक थर्मोस्टेबल एक्टिविटी है बच्चों, जो चेंज नहीं होती है और ये बहुत लॉन्गर टाइम तक आपके बॉडी में वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीन ऑफ पोलियो या हेपेटाइटिस, आप बोलते हैं ना काविड हो जाता है, या फिर किसी का जो हमारा जो मेरा रज्जु होता है बच्चों, उसके ऊपर भी हमारा जो है कि नहीं ये पोलियो जो वैक्सीन होता है नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है, जिसकी वजह से हम है कि नहीं क्या हो सकते हैं, अपाहिज वगैरह हो सकते हैं। लेकिन इनके जो वैक्सीन से बच्चों हेपेटाइटिस या पोलियो के, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क करते हैं, ह्यूमन बॉडी में थर्मोस्टेबल रहते हैं और हमेशा लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिव होते हैं, ताकि पोलियो का अगर पैथोजन अगर टारगेट करता है तब भी हमारी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करती है बच्चों, डेवलप कर लेती है। लेकिन अब ये सब तो बेटा सेमी किल्ड और टोटली किल्ड के बारे में था, या फिर ट्रेडिशनल मेथड के बारे में था। लेकिन अब हमारे पास एक नई टेक्निक आ रही है जिसका नाम है एडिबल वैक्सीन्स। एडिबल वैक्सीन्स यानी कि खाने वाले वैक्सीन्स, यानी कि आप जो फूड मटेरियल खाएंगे वही वैक्सीन्स की तरह वर्क करेगा। जैसे कि आपके पास है कि नहीं, कोई समझो टोमेटो है या फिर कोई समझो क्या है, समझो पोटैटो है, तो यही चीज़ें आपको, अगर आप टोमेटो पोटैटो खाते हैं तो यही है कि नहीं क्या है बच्चों, किसकी तरह वर्क करने लगेगी, वैक्सीन्स की तरह वर्क करने लगेगी। तो आइए देखते हैं कि ये एडिबल वैक्सीन्स बनाते कैसे हैं। वर्क ऑन प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन्स प्रोग्रेस एंड प्रेजेंटली पैट्रोटर्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि एडिबल वैक्सीन बनाने का वर्क अभी कंटिन्यू में है बच्चों, प्रोग्रेस में है, और अभी हमारे पास
पोटैटोज़ के ऊपर एडिबल वैक्सीन्स, पोटैटोज से एडिबल वैक्सीन्स बनाने का काम जारी है बाय यूजिंग दी बायोटेक्नोलॉजी। द पोटैटो आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक पोटैटो। तो ऐसे पोटैटोज जिसको वैक्सीन्स के थ्रू डेवलप किया जा रहा है, यानी कि उसके अंदर वैक्सीन्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं, उसी को हम ट्रांसजेनिक पोटैटोज बोलेंगे। दिस पोटैटो विल एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। अब ये जो पोटैटो हम खाएंगे, यानी कि जो आलू हम खाएंगे, तो खाने के बाद हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम बनेगा वो किसके अगेंस्ट बनेगा? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, विब्रियो कोलेरा, स्केरियो कोली। तो consumption of this raw potato generate immunity against cholera and a disease causes due to E. coli. What will happen if this potato are cooked for consumptions? तो बच्चों ऐसे पोटैटो बनाए जा रहे हैं जो अगर आप रॉ खा लेंगे, यानी कि बिना पका हुआ खा लेंगे, तो खाने के बाद क्या होगा बच्चों? हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप्ड होगा। ये एडिबल पोटैटो वैक्सीन की तरह वर्क करेंगे। किसकी तरह वर्क करेंगे? वैक्सीन की तरह वर्क करेंगे। और कोलेरा और विब्रियो कोलेरा और स्केरियो कोलेरा की जैसे बीमारियों के तहत है कि नहीं, बीमारियों के अगेंस्ट या ऐसे पैथोजन के अगेंस्ट ये वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल हैपन इफ दिस पोटैटोज आर कुक्ड। यानी कि अगर ये एडिबल खाने पे ये वर्क कर रहे हैं एज अ वैक्सीन, लेकिन अगर इन्हें पका दिया जाए तो ये वैक्सीन की तरह वर्क कर सकते हैं क्या बच्चों? क्योंकि टेम्परेचर पे तो कोई भी पैथोजन क्या हो जाता है बच्चों? किल्ड हो जाता है। सो दिस इज व्हाई दैट क्वेश्चन इज आंसरिंग। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन इज आस्किंग। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अब हमारे पास प्रोसेस बताया गया है कि एडिबल पोटैटो का वैक्सीन बनाया कैसा जाता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले है कि नहीं, क्या होता है, जो हमारे पास प्लांट होता है, जो प्लांट होता है हमारे पास, आलू का प्लांट जो होता है या पोटैटो का, उसके अंदर इंजेक्ट वायरस इन द प्लांट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन। ठीक है, यानी कि डिजायर्ड का जो पर्टिकुलर जीन है या जो पैथोजन है, उसके हिसाब से वायरस को उस वायरस को प्लांट के अंदर पहले इंजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद है कि नहीं, जो प्लांट में हमने है कि नहीं वायरस डाला था, वो उस प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसजेनिक प्लांट वायरस। तो यहाँ पे वायरस क्या हो गया बच्चों? ऐड हो गया। वायरस इन्फेक्ट द पीसेस ऑफ पोटैटो लीव्स। तो वायरस ने अपना काम चालू कर दिया, यानी कि उसने क्या किया, प्लांट के जो लीव्स थे उसको इन्फेक्ट करना चालू कर दिया। क्यों चालू कर दिया बच्चों? क्योंकि हमने वायरस को या फिर स्पेशली जो पैथोजन था उसको प्लांट में इंजेक्ट किया था, तो उसने अपना इन्फेक्शन चालू किया। इन्फेक्शन चालू करने के बाद बच्चों, इंटायर प्लांट इज डेवलप फ्रॉम द लीफ पीसेस ऑफ कंटेनिंग जीन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी कि जैसे जैसे अब वो प्लांट ग्रो होगा तो उसके अंदर जो लीफ है, जो रूट्स है, जो फ्रूट्स उसको आएंगे, वो सारे के सारे है कि नहीं किसके साथ ग्रो होंगे बच्चों? स्पेसिफिक ह्यूमन जीन के साथ। यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमन जीन के साथ वो ग्रो हो जाएंगे बच्चों, यानी कि बढ़ जाएंगे। और उसके बाद ये जो आपके पास पोटैटो डेवलप्ड होंगे, ये जो पोटैटो हमको मिलेंगे बच्चों, तो कंजप्शन ऑफ रॉ पोटैटोज, ये कच्चे आलू हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को अगेंस्ट दैट पैथोजन, उस पैथोजन के खिलाफ लड़ने में हेल्पफुल रहेंगे और एज अ वैक्सीन काम करेंगे या एज अ एंटीजन काम करेंगे स्पेसिफिक पैथोजन के लिए। तो शॉर्टकट में अगर मैं बोलूँ बच्चों, तो एक है कि नहीं, आपको आलू का प्लांट लेना है और उसमें आपका आइसोलेशन और डिजायर्ड जीन ह्यूमन पैथोजन का क्या करना है, आपको इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद वो जो वायरस आपने डाला था या पैथोजन स्पेशली डाला था, वो आपके प्लांट को इन्फेक्ट कर देगा और टोटली प्लांट धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो जाएगा। और ये जो इन्फेक्टेड पैथोजन है ये ओवरऑल फ्रूट में, लीफ में, हर जगह मिक्सअप हो जाएगा और उसके बाद जो हम पोटैटो तोड़कर खाएंगे वो एज वैक्सीन या एंटीजन हमारे लिए वर्क करेगा। इसी को हम ट्रांसजेनिक पोटैटोज कहते हैं बच्चों। उसके बाद है हमारे पास ट्रीटमेंट। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। सो यूज़फुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, सोमैटोट्रोपिन एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। यानी कि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जो सोमैटोट्रोपिन वर्क करता है, या बॉडी क्लॉटिंग फैक्टर्स जो भी है कि हमारे पास विटामिन के वगैरह जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जब ये हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं, इंसुलिन या सोमैटोट्रोपिन या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जब कम हो जाते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इनके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं हमारे बॉडी में। उसके बाद है इंटरफेरॉन। दिस ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन मॉलिक्यूल। इंटरफेरॉन किसको बोलते हैं बच्चों? यानी कि प्रोटीन के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं को बोलते हैं। तो इंटरफेरॉन का काम होता है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीजेस, यानी कि जो वायरल डिसीजेस होते हैं उनको
और ठीक करने के लिए इंटरफेरॉन वर्क करते हैं, यानी कि स्मॉल प्रोटीन्स वर्क करते हैं। दिस आर प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, और ये स्मॉल प्रोटीन्स हमारे पास या प्रोटीन के मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं बच्चों। हाउएवर नाउअडेज विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक ई कॉली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हमारे ब्लड में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। किसका यूज़ करके बच्चों? ट्रांसजेनिक ई कोली बैक्टीरिया के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन हम करते हैं। उसके बाद है बच्चों जीन थेरेपी। So, gene therapy to treat genetic disorder in somatic cell become possible due to biotechnology. सोमा का मतलब होता है बच्चों बॉडी, यानी कि जीन की वजह से, हेरिडिटी वेरिएशंस की वजह से जो भी है कि नहीं सोमैटिक प्रॉब्लम होता है, जो भी सोमैटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि जो भी बॉडी में डिसऑर्डर्स होते हैं उसको हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जीन थेरेपी का यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिनाइलकेटोनुरिया PKT अराइज ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस इन हेपेटोसाइट्स लिवर सेल्स। देखो फिनाइलकेटोनुरिया PKT ये एक डिसीज़ है बच्चों जो जेनेटिक चेंजेस की वजह से फॉर्म होता है, और ये लीवर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? लीवर से रिलेटेड डिसीज़ है, जिसे हम लीवर या हेपाटोसाइट्स भी बोल सकते हैं। इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू ट्रीट विद जीन थेरेपी। तो इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल क्यों हो पाया है बच्चों? जीन थेरेपी की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सो दिस मेथड इज़ कॉल्ड सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, या इसी वजह से, क्योंकि ये बॉडी के सोमैटिक सेल्स की जीन थेरेपी है, इसलिए हम इसे सोमैटिक जीन थेरेपी भी बोल सकते हैं। सो ऑल दिस एक्सेप्ट स्पर्म्स एंड ओवा इन द बॉडी आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। देखो बच्चों हमारे बॉडी में जो ओवा होता है, जो स्पर्म्स होता है मेल और फीमेल ऑर्गन्स का, तो ये भी है कि नहीं सोमैटिक सेल्स ही माने जाते हैं। सो ऑल दिस सेल्स एक्सेप्ट बोला गया है, यानी कि जो बॉडी सेल्स, ये गैमेट सेल है। ओवा और स्पर्म क्या है बच्चों? गैमेट सेल्स हैं। और बॉडी सेल्स हमारे कौन से होते हैं बच्चों? नर्व है, लीवर है, हार्ट है, ये सारे हमारे कौन से सोमैटिक सेल्स हैं। तो सोमैटिक सेल्स का कोई भी डिसऑर्डर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके कर सकते हैं बच्चों, जिसके अंदर फेनाइलकेटोनुरिया PKT एक ऐसा डिसीज़ है जो लीवर से रिलेटेड है, और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास बच्चों क्लोनिंग के बाद हमारे पास है थेरेपेटिक क्लोनिंग। तो ये क्लोनिंग का जो पॉइंट है पूरा की पूरा ये हम कल देखेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।